हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th के मैथ और उसमें भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम लोग मैथ के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जानते हैं इसमें कि कौन कौन से यानी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला यानी चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं, और इससे जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो आपके लिए हम लेके आए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ, और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे यानी बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी अनंत। तो आपको बता दें, दो परिमेय संख्याओं के बीच आप जो परिमेय संख्याओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो वो अनंत होती है। आप बहुत सारी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं जिसे आप गिन नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। दूसरा सवाल है आपका 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है? यानी आपको आपकी संख्या जो दी हुई है, इस संख्या में आपको बताना है कि 5 का अधिकतम घात कितनी होगी। तो आप इसे एलसीएम के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी यानी 5 की घात हो सकती है। तो यहाँ पे आप साइड में आप कर सकते हैं 23,750, इसमें 5 की घात पूछा जा रहा है। तो आप 5 से इसमें लगा सकते हैं, 5 के 20, 5 7 35 और 5 गुना 5 आप 25 कर सकते हैं। फिर आप 5 से लगाएंगे, 5 9 45 और 5 गुना 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाते हैं और फिर 5 9 45 और फिर अगर हम 5 से लगाते हैं तो वो 5 3 15 और 5 8 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 5 की जो संख्या आ रही है वो टोटल आपको आ रही है 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 5 की घात की जो संख्या होगी, अधिकतम घात की संख्या, वो 4 होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 26 और 91 का मोसो है, यानी 26 और 91 का एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 26 और 91 का। तो 26 और 91 का अगर मोसो निकाले तो आप लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, यानी भाग मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर आप दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के भी आप बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 26 की बात करें तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। फिर 91 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 13, 13 7 91 होता है। और आप ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या दोनों में आई है, यानी कॉमन क्या है, तो इसमें 13 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ यानी मोसो होगा वो हो जाएगा आपका 13। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि लोसो यानी ए बी बराबर होगा। तो ये यहाँ पे हमको ये बताना है कि लोसो जो होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन अगर हम ए में देखें तो कहता है ए अपॉन मोसो, यानी उसी संख्या यानी ए बी का। अगर फिर यहाँ पे देखें तो मोसो आपको केवल दिया हुआ है, और तीसरी यानी ऑप्शन देखें तो कहता है ए गुना बी, है ना, अपॉन यहाँ पे मोसो ए बी, यानी वही संख्या दिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लघुत्तम जो होगा यानी एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना होगा। तो आपको बता दें, एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोसो क्या होगा, यानी लघुत्तम क्या होगा। तो एलसीएम ये पूछा जा रहा है। तो आप एचसीएफ को इस साइड अगर आप भेजते हैं, इस साइड अगर आप इस साइड लाते हैं तो इस तरह से मुझे प्राप्त होता है ए गुना बी अपॉन एचसीएफ यानी मोसो, एचसीएफ यानी मोसो। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। इस तरह से हम सवाल को बना लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 47 से अगर भाग देते हैं 379 में तब शेष 3 आता है तो भागफल कितना बचेगा। तो इसको हमें निकालना है। तो आप जानते होंगे एक फार्मूला कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना
भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष होता है, यानी शेष को जोड़ दिया जाता है। अगर इस तरह से हम इसका यानी वैल्यू निकालें तो भाज्य जो होता है, जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो भाग देने के लिए कह रहा है 379 में, और भागफल आपसे मांगा जा रहा है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं। तो भाग दे रहे हैं 47 से, तो यहाँ पे 47 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका भागफल है तो यहाँ पे आप भागफल लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा, और जोड़ कराए शेष आपका 3 है। तो आप देखिए 3 को यदि हम इस साइड लाए है ना, पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 379 में से 3 घट जाएगा, और यहाँ पे 47 और गुना भागफल हो जाएगा, यहाँ पे भागफल हो जाएगा। और यदि हम इसमें से 3 घटा लें तो 376 आएगा, और 376 में अब ये 47 है, सॉरी ये 47 है, 47 से इसमें भाग लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 3 यानी 47 से जब हम भाग लगाएंगे 376 में, तो कितनी बार में ये पूरी की पूरी लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी बार में लगता है, तो शायद 8 बार में लग जाए। 8 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 सते 56 होता है, और कैरी आप 5 करेंगे, 8 और 8 चौके 32, 5 37 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका भागफल जो आएगा वो 8 होगा, और आपका सही ऑप्शन होगा बी, और बी में आपका आंसर 8 है। अगला सवाल है कि धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का जो वैल्यू यानी आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि आर बड़ा होगा बी से, फिर दूसरा कह रहा है कि आर छोटा होगा बी से, और तीसरा कह रहा है कि आर छोटा होगा 0 से, और टी में कह रहा है कोई नहीं। तो चलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि हम 2 से भाग दे रहे हैं 3 में, और ये एक दफ़ा में यानी एक बार में लगता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया, जिस संख्या से भाग देते ये भाजक हो गया, और जिस संख्या में भाग देते वो भाज्य होता है, और यहाँ पे कितनी बार में ये संख्या को पढ़ा गया था वो आपका भागफल होता है, और जो रह जाता है उसे शेष कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि शेषफल जो होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से हमेशा छोटा होता है। अगर आप एल्गोरिथम पढ़ें तो उनके अनुसार वो कहता है कि हम जो है यानी बी से भाग देते हैं ए में, और जो जितनी बार में हम लगाते हैं वो आपका क्यू होता है, और जो रह जाता है वो शेष होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपका जो भाजक है वो बड़ा होता है आर से, तो हम कह सकते हैं कि भाजक जो है वो बड़ा है किससे, आर से। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि आर जो होगा वो छोटा हो जाएगा, आर छोटा हो जाएगा किससे, बी से। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में आर छोटा है बी से, अर्थात शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। अगला सवाल है कि पाई क्या है। पाई क्या है, तो दोस्तों बता दें पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है कि 3 माइनस √3 है, ये भी पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस सवाल पे ध्यान दें तो यहाँ पे 3 जो है एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में जो दिया गया ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन 1 में है √3, ऑप्शन बी में है आपका 2√2/2, और ऑप्शन यानी सी में है 4 + √6, और डी में है √6। तो देखते हैं इसमें कौन सी परिमेय संख्या है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो √3 है, और रूट यानी अभाज्य संख्याओं का रूट हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं। और यहाँ पे अगर सी के बारे में बात करें तो 4 + √6 है, तो 4 + √6, 6 का भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, और ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो कह सकते हैं कि √6 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, और ये 4 आपका परिमेय है। और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं हुआ। और 6 अभी जस्ट हम देखे थे
क्योंकि इसका आभाज्य गुणनखंड यानी जो है यानी रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अगर हम b के बारे में बात करें तो b में है 2√2/√2, तो आप √2 से √2 को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और आपका रह गया 2। तो आप कह सकते हैं कि 2 जो है परिमेय संख्या है और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 9 नंबर में कि √3/√12 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम बात करें √3/√12, अगर √12 का आभाज्य गुणनखंड कर लें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे रूट यानी 4 गुना √3, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 चौके 12 तो 12 ही आएगा। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि रूट और रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1/√4 और 4 का जो यानी वर्ग होता है वो हो जाता है 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका परिमेय संख्या, ये आपका राइट आंसर है। और दूसरी यानी लास्ट सवाल आज का अगर लास्ट सवाल देखें 10वां सवाल तो कर है 2 या 2 से अधिक संख्याओं है ना, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, यानी 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें आभाज्य संख्या के बारे में। तो आभाज्य संख्या होता क्या है, तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से पूरा वो विभाजित हो जाए, वो संख्या आपका आभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 आभाज्य संख्या, तो कोई भी 2 आभाज्य संख्या ले लेते हैं और देखते हैं इसका एचसीएफ कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 3 के बारे में बात करें, 2 और 3 के बारे में, तो 2 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 और 3 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 3। और आप देखेंगे कि दोनों में कौन सा यानी कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर 1। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। एक और ले लेते हैं, इससे अधिक वाला ले लेते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक बोल रहा है तो अधिक, यानी हम यहाँ पे 3, 5 और 7 ले लेते हैं। तो देखते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 3 को फिर हम 1 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 को आप 1 गुना 5 कहेंगे और 7 को 1 गुना 7 कहेंगे। और इस तरह से देखते हैं कि तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब यहाँ से पता चलता है कि 2 आभाज्य संख्या ले या 2 से अधिक आभाज्य संख्या ले, उसका एचसीएफ यानी एचसीएफ जो निकल रहा है, मोसो जो निकल रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।